Okay, so in previous lecture we covered how cDNA and genomic DNA are created or generated, right? And there is something called as detecting a particular specific clone using a DNA library. ठीक है, आपको एक particular, for example, आपको एक particular gene के if you are interested in a particular gene, okay, so how can you detect it? ठीक है, कैसे आप पता करोगे कि प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में। ओके, सो इसमें एक तो आपका जीनोमिक लाइब्रेरी है एंड एक आपका सीडीएनए लाइब्रेरी है, दोनों में ऑब्वियसली डिफरेंसेस है, ठीक है। तो स्क्रीन कैसे करेंगे हम लोग, तो ये पूरा पढ़ने से पहले वी कैन डायरेक्टली गो इनटू आपका इमेज फाइल, ठीक है। इमेज फटक से पता चल जाएगा आपको, ये फिर पढ़ने में काफ़ी इजी हो जाएगा। तो एक सीडीएनए लाइब्रेरी है और एक आपका जीनोमिक लाइब्रेरी है, ठीक है। ओके, सो पहले कौन सा देखे, पहले चलो सीडीएनए लाइब्रेरी देख लेते हैं। एंड सीडीएनए किधर से मिलता है आपको, ऑब्वियसली आपका सीडीएनए इज नथिंग बट एमआरएनए को आपने क्या किया, रिवर्स ट्रांसक्राइब किए एंड आपको सीडीएनए जनरेट करके मिला, ठीक है। ओके, तो बेसिकली एमआरएनए जितने भी एक्सप्रेस हुए उनका उनका बेसिकली कलेक्शन है, ठीक है। ओके, सो ऑब्वियसली आपका जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर रहेगा इट हैज प्रमोटर्स, स्टार्ट सिग्नल, स्टॉप सिग्नल, ठीक है, टर्मिनेशन सिग्नल, और आपका क्लोन सीडीएनए रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये वेक्टर क्या हो गया, दिस वेक्टर इज नथिंग बट एन एक्सप्रेशन वेक्टर। ओके, ये एक्सप्रेशन वेक्टर हो जाता है। ओके, सो तो बेसिकली आपका जो ये सीडीएन है वो एक्सप्रेस होगा, मतलब ट्रांसक्राइब होगा एंड ट्रांसलेट होगा। सो बेसिकली आपको जो क्या एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, ठीक है, प्रोटीन। ओके, सो जो ये आपका रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है, हम लोग स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं कि आपका जो ये वेक्टर है, ठीक है, इट हैज अ पर्टिकुलर क्लोन सीक्वेंस। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, आप ट्रांसफॉर्म करोगे इनटू इक्वल, ठीक है, क्योंकि आपके इसके एक ही बहुत सारे कॉपीज नहीं है, थोड़े से कॉपीज है, ठीक है। सो इसको, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रांसफॉर्म करने पड़ेगा इनटू इक्वलाई, ठीक है। तो ये वेक्टर्स अंदर आ जाएंगे एंड देन इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग प्रोटीन, ठीक है। और ऑब्वियसली इक्वलाई क्या होगा, एक सेल के अंदर गए तो इट विल, या मल्टीपल सेल्स के अंदर गए तो इट विल ऑब्वियसली डिवाइड। तो एक करीबन करीबन वन कॉलोनी इज कंटेन्स अराउंड मिलियन कॉपीज ऑफ इक्वलाई, ठीक है, तभी आपको वो दिख पाता है, नहीं तो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अगर एक इक्वलाई देखने जाओगे तो इट इज अराउंड 3 to 4 माइक्रोन, ठीक है। तो जो कॉलोनी दिखती है इट हैज मिलियन इक्वलाइज, एक कॉलोनी खाली, ठीक है। तो मतलब वो मिलियन टाइम्स, करीबन करीबन मिलियन टाइम्स आप वो डिवाइड करेगा या रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। ओके, एंड ऑब्वियसली विद इन अ सेल प्लाज्मिड में ऑल्सो रेप्लिकेट, ठीक है। ओके, सो अभी क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा आपको, ऑर्गेनिज्म को स्प्रेड प्लेट कर सकते हो, ठीक है। स्प्रेड प्लेट करोगे बट किस में करोगे, सेलेक्टिव मीडियम में। ओके, सेलेक्टिव मीडियम क्यों यूज कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को आप डिस्टिंग्विश करना चाहते हो विद रिकॉम्बिनेंट वेक्टर एंड सेल्स विदाउट एनी वेक्टर। समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है बता दो, ऊपर से जा रहा है तो बता दो। यस, समझ में आ रहा है, यस टाइप करो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो रिपीट टाइप कर सकते हो। ओके, so you have to distinguish between organism containing recombinant DNA plasmid with नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड, मतलब जो इसमें प्लाज्मिड के अंदर आपका फॉरेन डीएनए गया नहीं है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट गया नहीं है, ठीक है। तो ये इधर जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सीडीएन, ठीक है। ओके, सो आपको ये डिस्टिंग्विश करना है ये सेल्स में कि जिसमें रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया है, दूसरे में नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जा सकता है, और तीसरे में प्लाज्मिड शायद जा भी नहीं सकता, ठीक है। ओके, सो इसमें क्या करेंगे हम लोग, मार्कर का यूटिलाइजेशन करेंगे। ऑब्वियसली प्लाज्मिड जो अभी जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लाज्मिड है इट विल कंसिस्ट ऑफ मार्कर्स, ठीक है। तो हम लोग सेलेक्टिव तो मार्कर के ऑब्वियसली सेलेक्ट करेंगे उसको। तो उसमें जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस रहेगा तो हम लोग वी विल पुट एंटीबायोटिक, ठीक है। तो ये वी आर सेलेक्टिंग ओनली रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स। ओके,
अभी ये प्लाज्मिड चलो ये सिलेक्टिव ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो गए कंटेनिंग अवर रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लान। आगे क्या करेंगे? सो बेसिकली क्या था, हम लोग सी डीएनए लाइब्रेरी को अप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। इट हैज स्टार्ट सिग्नल, स्टॉप सिग्नल, प्रमोटर, ठीक है, एंड आपका डीएनए। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एक्सप्रेस करने वाला, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंडिविजुअल सेल्स को लेबल करेंगे, ठीक है, और उसको फिर हम लोग ये आपका 96 वेल प्लेट्स होते हैं, अभी स्टैंडर्ड 96 वेल प्लेट्स होते हैं, उसमें हम लोग उसको ग्रो करेंगे, ठीक है। तो इस एक कॉलोनी नहीं चाहिए हम लोग को, बहुत सारा ग्रोथ चाहिए। तो अप्रोक्सीमेटली इसका कैपेसिटी 1.2 ml रहता है, 0.2 to 1 ml रहता है। तो इसको आराम से ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो ईच एंड एवरी कॉलोनी हैज टू बी पुट इन सेपरेट वेल्स, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ओके, ग्रो करने के बाद आप उसको स्टोर कर सकते हो, और या फिर आप उसको क्या कर सकते हो, एक मिनट, कौन आया, ओके। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ईच एंड इंडिविजुअल कॉलोनीज को आप मेम्ब्रेन फिल्टर में ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे आप टूथ पिक से कर सकते हो, लूप से कर सकते हो, बट बेसिकली जितना आपका प्रोब एज इन छोटा रहेगा उतना बेटर रहेगा, ठीक है। सो बेटर है कि यू कैन टेक सॉरी टूथपिक, ठीक है, स्टरलाइज टूथपिक। तो उसमें आप इंडिविजुअल इसमें वेल में डाल के इसमें ट्रांसफर कर दो, ओके, ठीक है। तो बेसिकली इसको क्या बोला जाता है, प्रिंटिंग, ओके, प्रिंट कर रहे हैं। अब कॉलोनीज क्या हो गए आपके, प्रिंट हो गए इंडिविजुअल। अभी मुझे पता है कि इधर कौन सा कॉलोनी है ना, ये हो सकता है, तो मैंने कॉलोनी को नंबर किया। वैसे ये जैसे A1 A2 A3 A4, B1 B2 B3 B4, और सारे B1 A1 से B1 Z तक जो भी जितना भी नंबरिंग रहेगा उसके हर एक के कॉलोनीज मुझे पता है कि किधर किधर क्या क्या है, ठीक है। ऑब्वियसली मैं इधर एक कॉपीज भी जनरेट करके रखूंगा, मतलब कॉलोनीज के। अगर ये खराब हो जाता है मेरा तो फिर आई कैन हैव आई विल हैव अ बैकअप, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ग्रो ऑन मीडिया, सॉलिड मीडिया में ग्रो करेंगे। जब मैंने इसको इधर मेम्ब्रेन में डाला तो ऑब्वियसली थोड़े कॉलोनी से उसको मेम्ब्रेन में ग्रो करूंगा, तो प्रोटीन जो रहेगा वो एक्सप्रेस हो जाएगा। इधर भी प्रोटीन एक्सप्रेस हो जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट मुझे मेम्ब्रेन में ग्रो करना है, ठीक है, मेम्ब्रेन में ग्रो करना है ऑर्गेनिज्म को। तो उसको ग्रो किया अच्छे से, ठीक है, उसने प्रोटीन भी एक्सप्रेस किया। अब क्या करूंगा मैं, टेक फिल्टर ऑफ एंड लाइस द सेल इन सीटू। अभी इधर मुझे न्यूट्रेंट अगर, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूट्रेंट अगर था, ठीक है, उसमें सेल ये बेसिकली, ठीक है, तो उसमें मैंने जैसे मेम्ब्रेन फिल्टर रखा, ठीक है, मेम्ब्रेन फिल्टर रखा, उसमें कॉलोनीज मैंने इनोकुलेट किए, ठीक है, विच वॉज इनोकुलेटेड विद कॉलोनीज, ठीक है, उसमें ऑर्गेनिज्म ग्रो हुए। अब मैं क्या करूंगा, मेम्ब्रेन फिल्टर को निकाल दूंगा, तो मेम्ब्रेन फिल्टर हैज दिस कॉलोनीज, राइट, ओके। अब मैं क्या करूंगा, मेम्ब्रेन फिल्टर को इन सीटू, अभी क्योंकि अभी मुझे इधर काम नहीं है, अभी मैं क्या करूंगा, अभी प्रोटीन जैसे फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन भी हो सकता है, इंट्रा सेलुलर प्रोटीन भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, तो क्या करना पड़ेगा, ये जो सेल्स है ऑब्वियसली कॉलोनीज है तो बहुत सारे सेल्स रहेंगे, मिलियन सेल्स रहेंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सारे सेल्स को लाइस करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर जो प्रोटीन है उसको सारे प्रोटीन निकलेगा, ठीक है, इंक्लूडिंग अवर टारगेट प्रोटीन, ठीक है, जो CDNA से ट्रांसक्राइब हुआ है, ओके, CDNA ने एक्सप्रेस किया। तो इधर सारे के सारे कॉलोनीज लाइस होंगे, और उसका जो प्रोटीन प्रोडक्ट है वो जैसे निकलेगा, क्योंकि मेम्ब्रेन ऐसा है कि जैसे प्रोटीन आया तो वो कांटेक्ट में आके उधर ही इम बाउंड करेगा, मतलब इमोबलाइज हो जाएगा फिल्टर में, ठीक है, वो फिल्टर को आजू बाजू के फिल्टर में बाइंड कर देगा, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए मुझे व्हाइट बोर्ड में आना पड़ेगा, ओके। सो एक बार देख लें, ओके। सो क्या होगा, इधर जो ये एक और सर्कुलर बना, सो इसमें ये जैसे फिल्टर है, ठीक है, तो इसमें ये इंडिविजुअल इस कॉलोनीज है। तो इसको मैं जब लाइस करूंगा, तो लाइस करने में क्या होगा, ये ये इसमें सेल्स पड़ जाएंगे, और जो भी इधर प्रोटीन्स रहेगा वो इधर ही इमोबलाइज हो जाएगा, ठीक है, ओके।
फिर वैसे ही इसका भी रहेगा, इधर भी एक कॉलन ही रहेगा, तो ये इधर प्रोटीन सब मोबालाइज हो जाएगा, ठीक है, मोबालाइज इमोबलाइज सॉरी इमोबलाइज हो जाएगा, ठीक है, ये बाउंड कर लेगा फिल्टर, ये बेसिकली मेम्ब्रेन, ठीक है, तो इसको बाउंड कर लेगा, ठीक है, तो तुम्हारे प्रोटीन सब इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो इससे मैं रिकग्नाइज करूंगा कि हाँ ये A1 था, ये A2 है, ये A3 है, ठीक है, और ये A4 का प्रोटीन। चलो अभी प्रोटीन निकल गया, बट प्रोटीन को फिर रिकग्नाइज कैसे करेंगे? एनी आइडिया, कुछ बता सकते हो? प्रोटीन्स के लिए प्रोटीन्स को मुझे डिटेक्ट करना है, तो मैं कैसे उसको डिटेक्ट कर सकता हूँ? मेरा स्पेसिफिक प्रोटीन को डिटेक्ट करना, ओके, कैसे डिटेक्ट कर पाऊंगा? एनी आइडिया? यस, कोई बता सकता है? तो जब मैं प्रोटीन्स की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट, कभी भी प्रोटीन डिटेक्शन के लिए हम लोग यूटिलाइज करते हैं, आई इफ आई कैन टेक प्रोटीन एज अ एंटीजन, ठीक है, प्रोटीन एक टाइप का एंटीजन हो गया, ठीक है, तो उसके लिए मुझे एंटीबॉडीज जनरेट करके मिल सकते हैं, ठीक है, ओके, एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज को फिर मैं लेबल कर सकता हूँ, ठीक है, तो लेबल कैसे वो कर सकता हूँ? इट कैन बी फ्लोरेसेंट लेबल, ल्यूमिनेसेंट लेबल, ठीक है, रेडियो एक्टिवली लेबल और इंजाइम लेबल, ठीक है, ये सबसे सिंपल लेबल्स, ओके। सो मैं एंटीबॉडीज लूंगा, एंड एंटीबॉडीज कौन सा लूंगा? पॉलीक्लोनल लूंगा कि मोनोक्लोनल लूंगा? ओके, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीक्लोनल एंड मोनोक्लोनल? एनी आइडिया? ओके, सो पॉलीक्लोनल मतलब क्या? There would be many antibodies and these antibodies will bind to many kind of proteins. तो ये हमको नहीं चाहिए। पॉलीक्लोनल में क्या होगा? बहुत सारे टाइप के एंटीबॉडी रहेंगे, वेरिएंट टाइप के एंटीबॉडी रहेंगे, और वो मैक्सिमम नंबर या ज़्यादातर प्रोटीन्स को अटैच कर पाएंगे, ठीक है। वी डोंट रिक्वायर दिस, क्योंकि ये इधर हमारा काम स्पेसिफिक एक ही टाइप के एंटी प्रोटीन को बाइंड करना है, ठीक है, दूसरे प्रोटीन। तो इधर आ जाता है मोनोक्लोनल एंटी, मोनो मतलब वन, ठीक है, तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होगा? जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, इट विल ओनली बाइंड टू अ पर्टिकुलर प्रोटीन, नॉट उसका वेरिएशन भी, उसको वेरिएंट भी बाइंड नहीं, सॉरी एक मिनट, ओके, वो उसके वेरिएंट्स को भी बाइंड नहीं करेगा, ठीक है। सो इधर तुम इसको अटैच कर सकते हो, ओके। सो मोनोक्लोनल में क्या हो रहा है? एक ही एंटीबॉडी है, एक ही टाइप का एंटीबॉडी है जो एक ही टाइप के एंटीजन को बाइंड करेगा। तो इधर जो हमारा एंटीजन है वो इट इज नथिंग बट प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट, एंड प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट किधर से बना है? ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट से बना है। जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है? हमारा CDN, ठीक है। तो दिस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वी विल बी यूजिंग एंड वी विल बी इंक्यूबेटिंग विद दिस मेम्ब्रेन, ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ओके, ठीक है। तो इधर क्या है? रिएक्ट प्रोटीन ऑन द फिल्टर विद रेडियो एक्टिव एंटीबॉडी। अभी उसके बाद क्या होगा? वॉश ऑफ अनबाउंड एंटीबॉडी, तो जो अनबाउंड एंटीबॉडी रहेगा उसको फिर वॉश ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो एंटीबॉडी विल बाइंड टू स्पेसिफिक टारगेट प्रोटीन, ठीक है। आपको उसके हिसाब फिर उसको वॉशिंग भी करना पड़ेगा, क्योंकि क्या हो सकता है, ये मेम्ब्रेन को भी बाइंड कर सकता है, ठीक है, एंटीबॉडी, ठीक है। तो वो, क्योंकि जैसे हम लोग ने इधर बात किया था, राइट, इधर क्या बात किया था? प्रोटीन इज बाइंडिंग विद ये अपना क्या बोलते हैं, फिल्टर, तो एंटीबॉडी भी एक टाइप का प्रोटीन ही, ठीक है, तो उसके लिए वॉशिंग करना पड़ेगा ताकि एंटीबॉडी निकल पाए, ठीक है, ओके। नाउ हम लोग ठीक है, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद आपको ऑब्वियसली अगर रेडियो एक्टिव एंटीबॉडी है, मतलब रेडियो एक्टिवली लेबल्ड एंटीबॉडी है, तो यू हैव टू मेक अ ऑटो रेडियोग्राम, ऑटो रेडियोग्राफी करना पड़ेगा, जिसमें इट विल बी एक्सपोज टू एक्सरे फिल्म, ठीक है। एक्सरे फिल्म में क्या होगा? आपका जितना टाइम का एक्सपोजर रहेगा, टाइम एंड स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल, उसके ऊपर डिपेंड रहता है कितना डार्क आपका बैंड जनरेट होगा, ठीक है।
आई थिंक एंटी ऑटो रेडियोग्राफी किया था, किया है क्या ऑटो रेडियोग्राफी हम लोगों ने? यस और नो, बता दो भैया। अच्छा, बता दो मुझे ये, तुमको समझा कि ऊपर से गया या रिपीट करना है, बता दो। पक्का समझा? ओके। ओके, ऑटो रेडियोग्राफी हम लोगों ने सीखा है। ये खाली यस और नो में आंसर दे सकते हो ऑटो रेडियोग्राफी के बारे में? ओके। आई थिंक मैंने ये एमएससी को पढ़ा है। सो इधर क्या होता है ऑटो रेडियोग्राफी में, क्या होगा, ये जो मेम्ब्रेन है ना, उसको आफ्टर लेबलिंग, ठीक है, अभी इसमें रेडियो एक्टिविटी है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, इधर राइट साइड में मेम्ब्रेन है। ओके। यार, माउस का प्रॉब्लम। ओके, एंड उसके ऊपर जस्ट एकदम ऊपर, मतलब उसको चिपक के मैं एक एक्सरे फिल्म लगा दूंगा। व्हाट इज एक्सरे फिल्म? एक्सरे फिल्म होता है ये आपका सिल्वर हैलाइड से बना रहता है, ठीक है, सिल्वर हैलाइड। ओके, एंड ये सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कैसे कन्वर्ट होता है? जब मैं इसको एक्सपोज करता हूँ एक्सरे फिल्म को, तो ऑब्वियसली अगर मैं एक्सरे फिल्म ऐसे ही जो अनप्रोसेस एक्सरे फिल्म है, अगर मैं उसको लाइट में निकालता हूँ, तो वो पूरा का पूरा एक्सरे फिल्म डैमेज हो जाएगा। क्यों डैमेज हो जाएगा? क्योंकि जब एक्सपोजर ऑफ लाइट रहता है, ठीक है, तो उसमें वो क्या हो जाता है, पूरा का पूरा सिल्वर हैलाइड से सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा, एलिमेंटल सिल्वर में, एंड दैट विल रिजल्ट इन पूरा का पूरा जो एक्सरे फिल्म ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इधर मैं क्या करूँ, इसको पूरा अंधेरे में करना पड़ रहा है, जैसे पुराने ज़माने में किया जाता था कि लाइक पुराना ज़माना एज इन 15 to 12 years बैक भी इसका प्रोसेसिंग होता है फोटोग्राफ का, ठीक है, जब डिजिटल फोटोग्राफी नहीं आई थी तभी। ओके, सो इसमें क्या होता है कि आपको जो जेल है एंड जो आपका एक्सरे फिल्म है उसको साइड बाय साइड रखना है, एकदम चिपका के रखना है, ठीक है। इट कैन बी 15 seconds, 10 seconds, 5 seconds एक्सपोजर ऑल्सो, इट कैन बी 1 hour एक्सपोजर ऑल्सो, डिपेंडिंग ऑन इंटेंसिटी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो जितना ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी रहेगा, उधर वो क्या करेगा, जितना ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी रहेगा, तो रेडियो एक्टिव की जो एनर्जी से सिल्वर हैलाइड विल बी कन्वर्टेड इनटू सिल्वर एटम, बोल सकता हूँ मैं, सिल्वर, ठीक है। ओके, सो तो इधर क्या होएगा, जब सिल्वर में कन्वर्ट होगा तो ये ब्लैक कलर का बैंड दिखाता, ठीक है, ब्लैक कलर का बैंड दिखाता, ठीक है, बैंड, सॉरी, बैंड। ओके, ब्लैक कलर का बैंड दिखाएगा, तो ये ज़्यादा ज़्यादा क्या बोलते हैं आपका, उधर मुझे पता चल जाएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल इधर दिखाया हुआ है, काफ़ी अच्छा दिखा है इधर, ठीक है। ओके, सो ये देखो, ये ऑटो रेडियोग्राफी किया, और फिर आपको क्या करना है, उसको प्रोसेस करना है। एक बार एक्सपोजर करने के बाद प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के बाद क्या होगा, जिधर जिधर एंटीबॉडीज ने बाइंड किया हुआ है, ठीक है, विद रेडियो लेबल्ड एंटीबॉडीज ने, मतलब मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, कि इधर मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट जो मेरा क्या बोलते हैं, मेरा सी डी एन ए जो ऑफ इंटरेस्ट है, वो, जैसे फॉर एग्जांपल ये ए है, ये A1 है, A2, A3, वैसे B1, B2, तो ये B2 कॉलोनी में मेरा सी डी एन ए है, तो आई कैन डिटेक्ट अ पर्टिकुलर क्लोन इन अ सी डी एन ए लाइब्रेरी, ठीक है, ऐसे मैं डिटेक्ट कर सकता हूँ। एंड इट टेक्स, ये काफ़ी ज़्यादा लेब एज एन टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है इसमें, ठीक है। तो ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी, जिधर हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल इधर मैंने रेडियो एक्टिव लेबल्ड आइसोटोप्स यूज़ किए। आई कैन यूज़ ल्यूमिनेसेंट डाइज ऑल्सो, आई कैन यूज़ फ्लोरेसेंट डाइज ऑल्सो, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, लाइट इमिट करते हैं, ठीक है, एंड लाइट इमिट भी करते हैं, तभी भी ये जो सिल्वर हाइलाइट है वो सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है एंड ब्लैक कलर का बैंड दिखाता है।
बैंड या जो भी कॉलोनी इसका सर्कुलर दिखाएगा। ओके, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना ज़्यादा इंटेंसिटी या उतना ज़्यादा ब्लैक कलर का इंटेंस ब्लैक कलर जो है इंटेंस आएगा। ठीक है, दिस इज नथिंग बट ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक है, ऑटो रेडियो मतलब जो रेडियो एक्टिव, इधर हम लोग जैसे रेडियो लेबल्ड आइसोटोप्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब वो उसको एक्सपोज करेंगे हम लोग एक्सरे फिल्म से, तो ऑटोमेटिकली इट विल कन्वर्ट दिस इनटू सिल्वर। ठीक है, सिल्वर हैलाइड को सिल्वर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एंड उसको फिर हम लोग स्पेसिफिक स्पॉट को हम लोग प्रोसेस करने के बाद, ऑब्वियसली एक्सरे फिल्म को प्रोसेस किया जाता है उसके बाद। ठीक है, उसके बाद फिर आपको बैंड दिखाई देगा, एंड देन यू कैन फाइनली यू हैव प्रूफ कि वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल था कि नहीं था। ठीक है, ओके। सो समझो CDNA लाइब्रेरी के बारे में, यस और नो? विद ओनली ओनली डायग्राम से पढ़ा है मैंने। ठीक है, आपको समझा रहेगा तो यस टाइप करो, नहीं समझा रहेगा तो नो टाइप कर सकते हो या रिपीट टाइप कर सकते हो। ओके, ओके, गुड। ओके, सो यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर रीडिंग दिस, आराम से आप पढ़ सकते हो इसको, स्क्रीन कैसे किया जाता है, एंड वही है जो हम लोगों ने पढ़ा। अगर चाहिए तो मैं फटाफट एक बार पढ़ लेता हूँ। ओके, हम लोग स्क्रीनिंग या CDNA लाइब्रेरी हम लोग बात करें। नंबर ऑफ वेज टू आइडेंटिफाई CDNA क्लोन। ठीक है, ओके, बहुत सारे वेज है। इसमें फर्स्ट क्या, स्क्रीनिंग ऑफ CDNA लाइब्रेरी विल बी सर्च फॉर CDNA क्लोन। तो हम लोग को बेसिकली CDNA क्लोन देखना है कि, तो हम लोग ने बताया ना कि लाइब्रेरी में क्या होता है। तो लाइब्रेरी हैज मेनी काइंड्स ऑफ DNA। ओके, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ DNA। ठीक है, तो हम लोग को ये चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये चाहिए, बट हम लोग को पूरा लाइब्रेरी सर्च करना पड़ेगा ना, तब जाके ये मिलेगा फ्रैगमेंट। ठीक है, डायरेक्टली नहीं कर सकते। एंड CDNA, तो CDNA आप प्रोब भी बना सकते हो, या आप इसका प्रोटीन जनरेट करके आप प्रोटीन को डिटेक्ट कर सकते हो। ओके, सो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एंटीबॉडी इसका यूटिलाइज कर रहे हो, दैट विल बाइंड टू आवर टारगेट प्रोटीन। ठीक है, ठीक है, तो CDNA जो रहता है वो ज़्यादातर क्लोन किया जाता है इनटू एक्सप्रेशन वेक्टर। CDNA is inserted in between promoter and termination signal, start and termination signal. Okay, बैक्टीरिया में उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, एंड mRNA इज ट्रांसक्राइब। mRNA मतलब एक्सप्रेस होता है उधर से, तो प्रोटीन जनरेट होता है। ठीक है, ओके, सो फिर इसमें यही पता है। फिर स्टेप 2 में आप उसको ऑर्गेनिज्म को उसको सेलेक्ट आउट करोगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूसिंग अवर हैज़ रिकॉम्बिनेंट DNA। रिकॉम्बिनेंट DNA मिल जाए, मतलब रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। उसके बाद फिर आप उसको माइक्रोटाइटर डिश, जिस जो हम लोगों ने देखा 96 वेल प्लेट, दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोटाइटर 96 वेल माइक्रोटाइटर। तो इधर आई थिंक 16 वेल माइक्रोटाइटर दिखा है, तो वेनिंग साइज का आता है। ठीक है, ओके, सो आपके अगर कॉलोनी साइज कम है तो यू कैन यूज दिस, और 49 वाला भी आता है। ओके, जाने दो, आगे चलते। तो इधर 16 मैन का ही शो किए हुए। ओके, रेप्लिकास जो है उसको प्लेस किया जाता है इनटू मेम्ब्रेन फिल्टर, जो हम लोगों ने देखा था, और फिर उसको सेलेक्टिव मीडियम में ग्रो किया जाता है। एंड फिर उसके बाद जैसे एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट प्लाज्मिड है तो एम्पेसिलिन मीडियम में ग्रो करेंगे। ओके, कॉलोनीज ग्रो होते हैं, एंड ऑब्वियसली आपको उसमें प्रोटीन भी वो कॉलोनीज एक्सप्रेस करेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, आप इन सीटू लाइस करेंगे। ओके, कॉलोनीज को लाइस करेंगे, जो प्रोटीन्स आएंगे वो डायरेक्टली स्टक हो जाएंगे फिल्टर में। ओके, फिल्टर को फिर एंटीबॉडी से इंक्यूबेट करेंगे ताकि हमारा प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट डिटेक्ट हो सके। ठीक है, और अगर एंटीबॉडीज रेडियो एक्टिवली लेबल्ड, तो हम लोग को जो भी जिधर भी प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है उधर एंटीबॉडी जाके बाइंड करेगा। ठीक है, और उसको एक्सरे फिल्म से हम लोग डिटेक्ट कर लेंगे। ठीक है,
तो डिपेंड करता है एक्सरे फिल्म मतलब इंटेंसिटी कितना है, तो 1 आवर तक इंक्यूबेट कर सकते हैं, ओवरनाइट तक भी इंक्यूबेट कर सकते हैं। अगर बहुत वीक सिग्नल है तो ओवरनाइट तक उसको एक्सपोज करके रखो, ठीक है। तो ये है, और इसको बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राम, जो फाइनल जो आपको जनरेट होके मिलता है, दिस इज कॉल्ड एज सॉरी दिस इज कॉल्ड एज ऑटो रेडियोग्राम, ठीक है। सॉरी, हाँ। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑटो रेडियोग्राम, ओके। ये प्रोसेस, पूरे प्रोसेस को जिधर हमारा पूरा क्या बोलते हैं, ये प्रोसेस होता है, उसको स्टेप्स होते हैं, उनको ऑटो रेडियोग्राफी बोला जाता है, ठीक है। ओके, तो फिल्म जब डेवलप होता है और डार्क स्पॉट्स जनरेट करके मिल जाते हैं, तो उसमें हम लोग को पता चल जाता है कौन से सेल्स में ये हमारे टारगेट एंटीबॉडीज जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। सॉरी, टारगेट प्रोटीन्स जनरेट हो रहे हैं, उससे हम लोग को पता चल जाएगा हमारा CDNA ऑफ इंटरेस्ट किधर है, ठीक है, कौन से सेल में, ओके, ठीक है। तो एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज करता है एपिटोप को, एन एपिटोप इज अ स्पेसिफिक शॉर्ट रीजन्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है, इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय एंटीबॉडी, ठीक है। तो एंटीजेंस में एपिटोप रहता है और एंटीबॉडी में पैराटोप रहता है, आई थिंक आई एम राइट, ओके, ठीक है, ठीक है। तो एपिटोप करीबन 10 अमीनो एसिड से भी कम का लेंथ का रहता है, ठीक है, ओके। चलो आगे चलते हैं, इसके भी थोड़े ड्रॉबैक्स है, उसके बारे में आप पढ़ लेना, ओके। नेक्स्ट है स्क्रीनिंग अ जीनोमिक लाइब्रेरी, ठीक है। अभी हम लोग CDNA लाइब्रेरी देखा था, अभी जीनोमिक लाइब्रेरी देख रहे हैं, ठीक है। तो जीनोमिक लाइब्रेरी में हम लोग को प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट तो मिलने वाला नहीं, क्योंकि हम लोग उसको एक्सप्रेस नहीं करने वाले, ठीक है। क्योंकि उसमें अगर उसको एक्सप्रेस करेंगे तो इंट्रॉन्स, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, इकोलाई के अंदर डाल रहे हैं, तो इकोलाई में जो इंट्रॉन्स भी है वो भी प्रोटीन में इंटीग्रेट हो जाएंगे, तो वो हम लोग को रॉन्ग रिजल्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो जीनोमिक लाइब्रेरी के लिए क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसीजर है, हम लोग डायग्राम के से देखते हैं, ठीक है। तो ओके, सो इसमें जीनोमिक लाइब्रेरी में क्या कर रहे हैं हमारा, तो जीनोमिक लाइब्रेरी हम लोग जनरेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग बैक में जनरेट कर सकते हैं, या याक में जनरेट कर सकते हैं, या कॉस्मेट्स में जनरेट कर सकते हैं, या फाजमेट्स में जनरेट कर सकते हैं, प्लाज्मेट्स या जो भी, ठीक है। तो हम लोग ने बहुत सारे वेक्टर्स देखे, जैसे इधर देखा, इधर हमारा जो ये 5 वेक्टर या कॉस्मेट भी हो सकता है, ठीक है। उसमें तो इधर ये केस में 5 वेक्टर है, ठीक है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी 25 किलो बेस पर है, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसको ये हमारा इसमें जीनोमिक लाइब्रेरी है, इसमें जीनोमिक लाइब्रेरी प्रिपेयर किया हुआ है 5 वेक्टर के अंदर, ठीक है। ओके, सो जब 5 ने इन्फेक्ट किया, तो ऑब्वियसली आपका जीनोमिक लाइब्रेरी अंदर आया, ओके, ओके। इकोलाई के अंदर है, इकोलाई को हम लोग ने ऑब्वियसली फिर ग्रो करने की कोशिश की, तो जिसमें जो जो भी सेल्स ये डीएनए को प्रोसेस करेगा, ठीक है, जीनोमिक डीएनए को प्रोसेस करेगा, तो उसको हम लोग ग्रो करेंगे मीडियम में, ठीक है। ऑब्वियसली इधर क्या हो रहा है कि आपका फाज है, तो फाज अपना एक्टिविटी दिखाता, राइट। तो देर इज अ सम पार्ट ऑफ इट इज जीनोमिक डीएनए, या हमारा टारगेट डीएनए, ठीक है, और सम पार्ट ऑफ इट वुड बी ये फाज का डीएनए। तो फाज क्या करेगा, ऑब्वियसली सेल्स को सेल्स जो ग्रो करेंगे उसको लाइस करना चालू कर देगा, एंड इट विल प्रोड्यूस अराउंड 100 टू 200 कॉपीज या 1000 कॉपीज तक, डिपेंड करता है सेल टू सेल या फाज टू फाज, ओके। उसके बाद क्या करोगे आप, लॉन ऑफ इकोलाई में आपने ग्रो किया था, और उसमें आपको क्या मिलेंगे, नेक्स्ट डे प्लाक्स मिलेंगे, ठीक है। तो फुली सबको पता है प्लाक कैसे कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया, फाज को लिया और इकोलाई टारगेट जो होस्ट है उसको उसको इन्फेक्ट किया, ठीक है। अब तो मुझे क्या हो गया, मुझे नेक्स्ट डे क्या मिलेगा, प्लाक्स मिलेंगे, ठीक है। सो प्लाक्स कंटेन्स आवर जो जीनोमिक जीन ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो मैं ईच एंड एवरी प्लाक को उठा दूंगा, क्योंकि हो सकता है कि इसमें दूसरा कोई दूसरा क्लोन गया रहेगा, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता, मतलब हो सकता है, हो भी नहीं सकता, ठीक है।
इट मे कंटेन और इट मे नॉट कंटेन अवर टारगेट डीएनए, ठीक है। सो मुझे सारे प्लाग्स को क्या करना पड़ेगा, पिकअप करना पड़ेगा, ठीक है, और मेम्ब्रेन में डालना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा मेम्ब्रेन को इसमें प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तुम बोलोगे कि तो इकोलाई भी आ रहा है, एफ भी आ रहा है, फिर आगे देखते हैं ना क्या होता है। तो मेम्ब्रेन को पूरा का पूरा प्लेट में प्रेस कर देंगे, ठीक है। अभी मेम्ब्रेन में इकोलाई भी है, फाजेस भी है, क्योंकि फाजेस क्या है, ये पूरा जो इधर प्लाक्स दिख रहा है इट इज डोमिनेटेड बाय फाजेस, ठीक है। तो फाजेस भी है। अब क्या करोगे, ठीक है। तो आपका क्या होगा, आपको पूरा पूरा का पूरा जो सेल्स रहेगा या डीएनए रहेगा उसको डीनेचर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो इक्वल है वो सारे के सारे डिग्रेड हो जाएंगे, ठीक है। और उसको और इक्वल का भी डीएनए हो सकता है, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, ठीक है। तो इधर जो फाज का डीएनए उस पर हम लोग इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो इधर हम लोग डीएनए को फिर डीनेचर करेंगे। अभी क्या जो है आपका इधर जो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ फाजेस, हम लोग को खाली अंदर के न्यूक्लिक एसिड से मेन पर्पस है, नॉट प्रोटीन पार्ट। तो प्रोटीन हम लोग को डीनेचर करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। फिर हम लोग को डीएनए को भी निकालना पड़ेगा, डीएनए को डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हम लोग को सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा इधर, ठीक है। दैट इज नथिंग बट डीनेचरेशन, ठीक है। इधर डीएनए डीनेचरेशन मतलब ये नहीं है कि डीएनए को हम लोग को एक ही सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को तोड़ना है, ठीक है। इट इज नॉट दैट। डीएनए डीनेचरेशन या डीएनए मेल्टिंग इज सेम, कन्वर्टिंग डबल स्टैंडर्ड डीएनए इनटू सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म। क्यों कर रहे, क्योंकि आपको प्रोब अटैच करना है ना। तो इधर जो हम लोगों ने सीडीएनए देखा था लाइब्रेरी में, द प्रोब वाज एंटीबॉडी, ठीक है। अभी हम लोग डीएनए जीनोमिक लाइब्रेरी पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो प्रोब है, प्रोब को अटैच करने के लिए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए चाहिए, ना कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए को बाइंड कर सके, ठीक है। तो दैट्स वाई डीएनए डीनेचरेशन का स्टेप आ जाता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप है आपका सीडीएनए, सॉरी सीडीएनए बोलो, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जनरेट हुआ। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, डीएनए प्रोब यूटिलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। डीएनए प्रोब यूटिलाइज करोगे तो ये अभी ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो डीएनए है वो क्या होता है, उसको बाउंड करना पड़ता है, वॉशिंग, बाउंड करने के बाद क्या होता है, वॉशिंग देना पड़ता है। तो बाउंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं इसमें, आई थिंक दिया नहीं है, इसको हम लोग को थोड़ा सा बेक करना पड़ता है। बेक एज इन ओवन में डालना पड़ता है 80 डिग्रीज फॉर अराउंड 2 to 3 मिनट्स। तो ये क्या हो जाता है, डीएनए पूरा का पूरा आपका फिल्टर में परमानेंटली बाइंड हो जाता है, ठीक है। अभी परमानेंट बाइंड हो गया, ओके। सो इसमें क्या हो गया, और फिर उसको वॉशिंग दिया जाता है। तो वॉशिंग में जो भी प्रोटीन है वो निकल जाता है, ओके। वॉशिंग करने के बाद आप क्या करोगे, आप इसमें लेबल्ड एंटीबॉडीज तो नहीं डालोगे, क्योंकि वो डीएनए को बाइंड नहीं करेगा, ठीक है। तो लेबल्ड प्रोब डालोगे एंड दैट वुड बी डीएनए प्रोब, ठीक है। डीएनए प्रोब डालोगे तो डीएनए प्रोब को लेबल किया जाता है, ओके। तो इधर हम लोग एक बार प्रोसेस इधर देख लेते हैं। तो क्या किया हम लोगों ने, फाज को, सॉरी, जैसे टारगेट सेल है, इसमें फाज ने इन्फेक्ट किया, तो फाज फाज के पास खुद का भी डीएनए और फॉरेन डीएनए भी, ओके। तो ये क्या करेगा, फाज टेक ओवर कर लेगा पूरा का पूरा, ओके। सेल को टेक ओवर कर लेगा, 100 to 200 कॉपीज, जितने भी कॉपीज जनरेट करे, ओके। देन इट विल इन्फेक्ट अदर सेल्स ऑल्सो, ओके। तो अभी क्या होगा, आगे चलते हैं इसमें फिर, तो इसमें क्या हो रहा है, हम लोग बेसिकली प्लाक ऐसे रन कर रहे हैं, ओके। प्लाक ऐसे रन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर पूरा का पूरा एक फिल्टर डाल देंगे, मेम्ब्रेन फिल्टर डाल देंगे। तो मेम्ब्रेन फिल्टर में आपके प्लाक्स इधर आ जाएंगे, ठीक है। बेसिकली फाजेस आ जाएंगे, ओके। फाजेस के साथ ये इकोलाई भी आ जाएगा जिधर जिधर ग्रो हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसमें क्या करोगे, क्या दिया था कि आपके फाइल स्टिक हो चुके हैं। अभी आपको क्या करना है, प्रोटीन्स को निकालना है और डीएनए को डीनेचर करना है। तो बेसिकली हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रोटीन्स तो तोड़ना पड़ेगा पहले, ठीक है। प्रोटीन्स को डीनेचर करना पड़ेगा, क्योंकि ये वायरसेस है, ठीक है ना, वायरसेस है ना, वायरसेस
जो ऊपर है ये तो प्रोटीन है, तो प्रोटीन को डीनेचर करना पड़ेगा, तब जाके डीएनए अंदर का बाहर आएगा, राइट। तो प्रोटीन्स को डीनेचर करना पड़ेगा, फिर सी डीएनए को सॉरी डीएनए को डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। अभी जो डीएनए निकल के आया वो इधर इधर बाइंड हो गया, ठीक है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ओके। और फिर उसके बाद डीएनए को आपको डीनेचर करना पड़ेगा, मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में करना, ठीक है। तो ये मैंने एक और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बना दिया, ओके। देन फिर आपको जो भी प्रोटीन्स है उसको वॉश करना पड़ेगा, एक बार बेक करना पड़ेगा एंड वॉश करना पड़ेगा। बेकिंग से क्या होगा, जो डीएनए सब क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा आपके मेम्ब्रेन में, ओके। एंड आपको फिर देन वॉशिंग करना पड़ेगा ताकि जितना भी प्रोटीन है वो सब निकल जाए, ठीक है। अभी प्रोटीन निकल गया, उसके बाद आपको डालना पड़ेगा डीएनए प्रोब, ठीक है, डीएनए प्रोब डालना पड़ेगा। तो ये क्या, डीएनए प्रोब क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोब है, नहीं ये हो ही नहीं सकता, ये होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोब, ताकि आपको ये इधर जो सिंगल स्टैंडर्ड जनरेट हुआ है उसको बाइंड करे, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा होगा, अगर ये डीएनए, ठीक है, ओके, दिस वुड बी रेडियो एक्टिवली लेबल्ड फॉस्फेट हो सकता है, ठीक है, P32, ठीक है। तो ये लेबल्ड हो गया, तो ये सी डीएनए प्रोब हो जाएगा, सॉरी डीएनए प्रोब हो जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोब। उसके साथ मैं ये फिल्टर को मैं एक बैग में कन्वर्ट रख सकता हूँ, जिसमें मैं डीएनए प्रोब डाल दूंगा, ठीक है, डीएनए प्रोब डाल दूंगा इसमें। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, जिधर भी मेरा टारगेट है उसको जाके फाइंड करेगा, ठीक है। हो सकता है नॉन स्पेसिफिकली भी नाइट्रोसेलुलोज को बाइंड करने, मतलब ये जो मेम्ब्रेन है इट इज़ नाइट्रोसेलुलोज, ओके, इसको बाइंड करने की कोशिश कर सकता है, ओके। तो उसको फिर हम लोग को वॉश देना पड़ेगा, अच्छे से वॉश देना पड़ेगा, 3 टाइम्स वॉश देना पड़ता है करीबन करीबन, ओके। तो जो जिधर भी अनबाउंड प्रोब रहेगा वो निकल जाएगा वॉशिंग से। और क्योंकि मेरा जो ओरिजिनल जो इधर था ना, डीएनए था, वो क्या किया था, मैंने बेक किया था, तो बेक करने से वॉशिंग से निकलता नहीं है, ठीक है। अभी वॉशिंग से निकलता नहीं है तो आपका जो इधर सी डीएनए इसको सॉरी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो इसको बाइंड करके बैठा हुआ वो भी निकलेगा नहीं, तो ये निकल जाएगा, ये निकलेगा, ठीक है। ऑब्वियसली फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आपने जैसे फॉर एग्जांपल रेडियो एक्टिवली लेबल्ड प्रोब डाला, ओके, या आपने अ, आपने फ्लोरेसेंट डाई डाला है या ल्यूमिनेसेंट डाई अटैच किया, ठीक है, तो आपको ऑटो रेडियोग्राफी करना पड़ेगा, ये तीनों के लिए भी ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या, ठीक है, तो जिधर जिधर आपका जैसे इधर दिखा रखा है कि, ठीक है, जिधर भी प्रोब ने बाइंड करेगा उधर वो डार्क स्पॉट दिखाएगा ऑटो रेडियोग्राफी के बाद, वैसे ही रहता है, डार्क बैंड्स मिलता है। एंड देन वी कैन से हाँ ये वाले जो वायरस है, ठीक है, इट इज कैरिंग अवर जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, दिस वायरस फ्रॉम दीज वायरसेस ओनली दिस वायरस इज कैरिंग अवर जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो फिर मैं पीछे जाऊंगा और इधर से ये जो वायरस है इसको उठा लूंगा और इसको ग्रो करूंगा, सिंपल। समझा कि ऊपर से क्या, बता दो वापस, अगर चाहिए तो रिपीट कर सकते हो। किसी को रिपीट चाहिए, रिपीट टाइप करो अगर किसी को रिपीट चाहिए। ओके, तो अब नेक्स्ट है, तो आपको समझा सी डी एन ए लाइब्रेरी कैसे स्कैन करना है, जीनोमिक लाइब्रेरी कैसे स्कैन करना है, ठीक है। तो चाहिए तो पढ़ सकता हो, बट फिर आई थिंक तुम लोग इजीली, अभी तुमको इधर समझ गया तो इधर भी इजीली समझ जाएगा, ठीक है। तो एक बार पढ़ के ले लो अच्छे से, है ना। और ये मेन डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है कि जीनोमिक लाइब्रेरी हम लोग एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें इंट्रॉन्स भी है एंड नॉन कोडिंग रीजन्स भी है, मतलब नॉन कोडिंग रीजन्स में इंट्रॉन्स भी आते हैं, ओके। फ्लैंकिंग रीजन्स होते हैं, मतलब 5 प्राइम 3 प्राइम लीडर सीक्वेंसेस होते हैं जो कि आता नहीं है, ठीक है। अगर मैं उसको सबको एक्सप्रेस करूंगा तो सबके सब प्रोटीन बन जाएंगे, तो मुझे नहीं चाहिए,
ठीक है। तो इसलिए हम लोग जीनोमिक लाइब्रेरी के लिए अप्रोच इज डिफरेंट एंड cDNA लाइब्रेरी डिटेक्शन के लिए अप्रोच इज डिफरेंट। ठीक है। ओके। ठीक है, तो आगे चलते हैं। उसके भी ड्रॉबैक्स रहते हैं, तो थोड़ा अच्छे से पढ़ के ले लो आप। ओके। किधर गया? ओके। अभी नेक्स्ट है क्या, एक नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग जीन्स इन लाइब्रेरी बाय कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ म्यूटेशंस। ठीक है। ओके, सो ये आपको सिलेबस में और अच्छे से देख लो, ये कौन सा पेज नंबर में, पेज नंबर इज 260। ठीक है, ये कंटिन्यूसली कंटिन्यूस है, जीनोमिक लाइब्रेरी, cDNA लाइब्रेरी। ठीक है। एक एक्चुअली मैंने एक चीज़ मिस कर ली है इधर, ट्रांसक्रिबल सॉरी ट्रांसक्राइबेबल वेक्टर है। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर है। आई विल डिस्कस दिस अबाउट दिस एंड नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बट इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, आपको जीनोमिक लाइब्रेरी एंड cDNA लाइब्रेरी हो गया, तो उसके बाद हम लोग इधर आ जाते हैं, नीचे नीचे नीचे, आइडेंटिफाइंग जीन्स इन लाइब्रेरी बाय कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ म्यूटेशन। एकदम सिंपल है। तो इसके लिए मैं व्हाइट बोर्ड में आ जाता हूँ। या हम लोग क्या करते हैं पहले, सॉरी एक मिनट है। ओके। ओके, सो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉम्प्लीमेंटेशन म्यूटेशन के बारे में, ठीक है। ओके, आपको आपका टारगेट क्या है, आपको यीस्ट का आर्जिनिन जीन चाहिए। ठीक है। ओके, आर्जिनिन, जो आर्जिनिन प्रोड्यूस करता है। ठीक है। एंड यू हैव बेसिकली यू हैव जीनोमिक लाइब्रेरी। ओके, उसमें से आपको चाहिए कि आपका आर्जिनिन का जो जीन है वो आपको मिले, तो आप क्या करोगे, पहले जीनोमिक लाइब्रेरी बनाओगे और यूरा थ्री एज अ सेलेक्टेबल मार्कर रखोगे। तो यूरा थ्री मतलब क्या हो गया, यूरासिल में यूरासिल जनरेट कर सकता है। ठीक है। ओके, अभी आपको डिफरेंट साइज के जीनोमिक लाइब्रेरी मिलेंगे, उसमें से हो सकता है एक सेल के अंदर आपको आर्जिनिन वन का जीन मिल जाए। ठीक है, जो आर्जिनिन प्रोड्यूस करता है। ओके, अभी क्या करोगे, हम लोग क्या बोल रहे हैं इधर, कॉम्प्लीमेंटेशन, मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ म्यूटेशन। तो मतलब क्या हो रहा है, मुझे आर्जिनिन वन जीन ढूंढना है, तो जो मैं ऑर्गेनिज्म में डाल रहा हूँ, अगर उसमें ही आर्जिनिन जीन रहेगा पहले से, ठीक है, तो फिर वो मुझे फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो मैं ऐसा ऑर्गेनिज्म यूज करूंगा जो कि यूरासिल भी नहीं बना रहा और आर्जिनिन भी नहीं बना रहा। ध्यान से सुनो, इधर मैं इधर आ जाता हूँ। देखो, मुझे एक पर्टिकुलर जीन फाइंड आउट करना है कि ये है कि नहीं। ठीक है। ओके, सो फिर जैसे फॉर एग्जांपल ए पॉजिटिव। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने इसका जीनोमिक लाइब्रेरी जनरेट किया, तो एक प्लाज्मिड में ये है, अब मुझे पता नहीं कौन से प्लाज्मिड में। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको ऑब्वियसली जीनोमिक लाइब्रेरी बनाया मैंने, तो मुझे इसका क्या करना है, ये प्लाज्मिड्स में है ना, तो मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, इनटू होस्ट। ओके, होस्ट में डालना है, तो होस्ट में फिर ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये इकोलाई से है, तो मैं इकोलाई होस्ट में डालूंगा, अगर यीस्ट से है तो यीस्ट वाले होस्ट में डालूंगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लाज्मिड फिर ग्रो भी होना चाहिए ना उस हिसाब से, और अगर इसको ट्रांसक्राइब करना है, कुछ भी करना है, आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो होस्ट मैंने लिया। अभी ओरिजिनली जो यीस्ट था वो क्या था, ये ए पॉजिटिव था। ठीक है, उसके साथ एक मार्कर भी पॉजिटिव है, जैसे इधर यूरा थ्री है। ठीक है, तो इधर क्या हो रहा है, एक जेड पॉजिटिव है। ठीक है, ये तुम्हारा मार्कर है। ठीक है, ये सारे इसमें जेड पॉजिटिव है। ओके, सारे प्लाज्मिड्स, ये तुम्हारा मार्कर है।
ओके, एंड एक प्लाज्मिड में तुम्हारा स्पेसिफिक जीन है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारा, ठीक है। अभी क्या करोगे, आप उसको होस्ट में डालोगे, तो ये जो रेसिपिएंट या होस्ट है, रेसिपिएंट इज, आपको ऐसा, आपको क्या करना है, डिटेक्ट क्या करना है, आपको ये डिटेक्ट करना है ना, जिसमें ये परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है, ये डिस्टिंग्विश करने के लिए कि प्लाज्मिड गया कि नहीं, और ये भी होना चाहिए, इससे पता चल जाएगा कि मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट इधर है, ठीक है। और अगर रेसिपिएंट में Z प्लस है और A पॉजिटिव पहले से मौजूद है, तो मेरा क्या होगा, ये मेरे को गलत रिजल्ट देगा। तो मुझे ऐसा रेसिपिएंट डिज़ाइन करना पड़ता है कि ये Z नेगेटिव हो, ठीक है, और A नेगेटिव भी हो, ठीक है। तो मेरा रेसिपिएंट ऐसा रहेगा कि वो जो जीन्स जो मुझे फाइंड आउट करना है वो उसके लिए नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो जब जैसे फॉर एग्जांपल ये जीन अंदर आया, तो इट हैज़ Z पॉजिटिव ऑल्सो एंड A पॉजिटिव ऑल्सो, तो मुझे इसको डिटेक्ट करने के लिए ईजी हो जाएगा। बाकी सारे जो इक्वल जो सॉरी होस्ट रहेंगे, इट वुड कंटेन ओनली Z पॉजिटिव, नो नाइदर, इट विल नॉट कंटेन A पॉजिटिव, ठीक है। तो हो सकता है ये होस्ट में गया ही नहीं हो प्लाज्मा, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये होस्ट में गया नहीं हो, तो यू कैन ऑब्वियसली डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस, दिस एंड दिस, ठीक है। इसमें हमारा टारगेट डीएनए है, इसमें टारगेट डीएनए नहीं है, इसमें प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है। तो इट इज रिकॉम्बिनेंट और प्लाज्मिड, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, एंड इट इज विदाउट प्लाज्मिड, ठीक है, सिंपल। ओके, समझ में आ रहा है, ऊपर से आ रहा, बता दो मुझे। ओके, सो अभी नेक्स्ट चीज क्या करोगे, नेक्स्ट चीज क्या करोगे, मुझे ऐसा मीडियम लेना, ऐसा मीडियम लेना जिसमें ये मार्कर नहीं होना चाहिए, है ना, जेड, और जैसे फॉर एग्जांपल ए पॉजिटिव भी नहीं होना चाहिए, तो मतलब इट इज विदाउट एनी दिस, जेड पॉजिटिव एंड ए पॉजिटिव, ठीक है। तो एक टाइप का मिनिमल मीडियम बोल सकता हूँ, ठीक है, या सेलेक्टिव मीडियम बोल सकता हूँ, सिंपल सेलेक्टिव मीडियम, ओके। सो तो ये क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म के पास दोनों भी रहेगा, जेड पॉजिटिव भी रहेगा, ए पॉजिटिव भी रहेगा, वही ग्रो करेगा, बाकी नहीं ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। इसको समझने के लिए हम लोग इस ये वाले एग्जांपल में आ जाते हैं वापस। तो क्या था, ये वाइल्ड जो जिसका जीनोमिक लाइब्रेरी जनरेट हो रहा है, उसमें आर्जिनिन पॉजिटिव था, ठीक है, ए पॉजिटिव, ठीक है। यूरा 3 इज अ सेलेक्टेबल मार्कर, मतलब यूरा 3 इज अ जेड पॉजिटिव, ठीक है, ए पॉजिटिव जेड पॉजिटिव, मतलब ये यूरासिल भी जनरेट हो रहा है और आर्जिनिन भी जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये वाले प्लाज्मिड में क्या हो रहा है, आर्जिनिन जनरेट हो रहा है, और ये यूरा 3 यूरासिल भी जनरेट हो रहा है, ठीक है। ये सारे प्लाज्मिड में यूरासिल जनरेट हो रहा है, बट आर्जिनिन किसी में भी जनरेट नहीं हो रहा है, खाली इसको छोड़ के। इसको मैं जब ट्रांसफॉर्म करूंगा तो ये यूरा 3 नेगेटिव, मतलब ये इसमें यूरासिल भी नहीं जनरेट हो रहा, आर्जिनिन भी नहीं जनरेट हो रहा रेसिपिएंट सेल में, ठीक है। ओके, तो मैं उसको थोड़ी देर में ग्रो करूंगा, थोड़ी देर के लिए 1 आवर के लिए ग्रो करूंगा, एंड देन फिर उसको मैंने मिनिमल प्लेट में डालना। तो मिनिमल प्लेट क्या रहेगा, इट इज विदाउट यूरासिल एंड इट इज विदाउट आर्जिनिन, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिज्म के पास यूरासिल है, जो ऑर्गेनिज्म के पास आपका आर्जिनिन दोनों भी है, वही ग्रो कर पाएगा, क्योंकि ये मीडियम में आपने आर्जिनिन भी नहीं डाला और यूरासिल भी नहीं डाला, ठीक है। तो इसमें खाली वही ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा जिसके पास आर्जिनिन भी है और यूरासिल भी, समझा। तो आर्जिनिन भी, जिसके जो प्लाज्मिड में जो प्लाज्मिड कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म के पास आर्जिनिन भी है एंड यूरासिल भी है, वही मिनिमल मीडियम में ग्रो कर पाएगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंटेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो रेसिपिएंट है इधर, जो नेगेटिव है, यूरासिल भी नेगेटिव है, आर्जिनिन भी नेगेटिव है, उसको वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, समझ रहे। तो ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, डिफेक्टिव जीन को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, मतलब अगर आर्जिनिन होस्ट से प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो बट आर्जिनिन
प्लाज्मिड से प्रोड्यूस हो रहा है, तो मतलब क्या कर रहा है, ये इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, होस्ट के जीनोमिक डीएनए को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आर्जिनिन जो प्लाज्मिड से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, ओके, ना कि होस्ट, क्योंकि होस्ट में डिफेक्टिव है, समझ रहे, इसलिए इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटेशन, कॉम्प्लीमेंट करना, है ना, बोलते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट किया जाता है एज एन मतलब जैसे बोलते हैं कपल्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, एक पॉजिटिव रहेगा तो एक नेगेटिव रहेगा, है ना, तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। वैसे ही इधर के एक जीन इज नेगेटिव, वो नॉन फंक्शनल है, डिफेक्टिव है, और जो प्लाज्मिड में जो फंक्शनल जीन है वो काम करेगा और ऑर्गेनिज्म को आर्जिनिन प्रोवाइड करेगा। तो ऑर्गेनिज्म को बाहर एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं रहेगी आर्जिनिन पर डिपेंड रहने के लिए। ठीक है, समझा कि ऊपर से क्या? यस, इसको रिपीट चाहिए। ओके, सो इसको भी मैंने एकदम इजीली आपको इधर से ही पढ़ा है, आपको इधर से इधर से ये डायग्राम से ही पढ़ा है, तो ये इसके बारे में आप इधर से पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें काफ़ी अच्छे से दे रखा है, मैंने तो एकदम जो डायग्राम से बताया वही आपको पढ़ा है, ठीक है। So इसमें क्या बोला, फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन विच जेनेटिक सिस्टम्स ऑफ एनालिसिस हैव बीन वेल डेवलप्ड एंड फॉर देयर आर वेल डिफाइंड म्यूटेशंस, तो उसमें वेल डिफाइंड म्यूटेशंस होते हैं, ओके। इट इज़ पॉसिबल टू क्लोन जीन्स बाय कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस म्यूटेशन, अगर हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट किया जा सकता है, मतलब अगर मैं मुझे जैसे फॉर एग्जांपल लैकोपेरॉन के बारे में बात करना है, लैक जेड प्लस के बारे में देखना है कि अगर ये जो जीनोमिक लाइब्रेरी है उसमें लैक जेड प्लस है कि नहीं, ठीक है। तो उसमें मैं क्या करूँगा, जो रेसिपिएंट सेल रहेंगे उसमें लैक नेगेटिव, जेड नेगेटिव रहेगा, मतलब उसमें ये नॉन फंक्शनल रहेगा, ठीक है, ओके। एंड जो बाकी प्लाज्मिड्स रहेंगे उसमें खाली आपका बाकी सेलेक्टिव मार्कर्स फंक्शनल रहेगा, बट लैक जेड एक में आएगा, ठीक है, एक क्लोन में आएगा, ओके। फिर जो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म में उसको सेलेक्टिव मीडियम में डालेंगे जिसमें खाली लैक्टोज रहेगा, ठीक है। तो लैक्टोज में रहेगा तो खाली जिसके पास लैक पॉजिटिव जेड पॉजिटिव है वही वो बीटा गैल बना के उसमें ग्रो करना चालू कर देगा, ठीक है, सिंपल, ओके। In brief, this approach relies on expression of wild-type gene introduced into cell by transforming, overcoming the defect of mutant form of gene in genome. तो बेसिकली जो रेसिपिएंट सेल है उसमें डिफेक्टिव जीन रहेगा, और जो प्लाज्मिड में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट रहेगा जो कि एक्सप्रेस होगा, ठीक है, उस पर हम लोग डिपेंडेंट। दिस कैन बी डन विद यीस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विस से, फॉर एग्जांपल, जिसमें हम लोग उसको उसका जीन काफ़ी इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड एफिशिएंसी के लिए एंड वी कैन यूज शटल वेक्टर आल्सो, जिसमें हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, इकोलाई में मैनिपुलेट करके उसको यीस्ट में डाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले एक जीनोम लाइब्रेरी जनरेट होगा और वाइल्ड टाइप से, एंड फिर उसको शटल वेक्टर में डाल दिया जाएगा। फिर लाइब्रेरी हम लोग जनरेट करेंगे और इसमें दो म्यूटेशन, तो उसको रेसिपिएंट सेल में डाल दिया जाएगा जिसमें दो म्यूटेशन होंगे, ठीक है, एक यूरा3 के लिए, ठीक है, और एक एरा सॉरी आर्जिनिन 1 के लिए, ठीक है। तो जो वाइल्ड टाइप जो मेन जिधर से हम लोग जीनोमिक लाइब्रेरी जनरेट कर रहे हैं उसमें अर्जिनिन वर्किंग था, और जिसमें रेसिपिएंट सेल में डाला उसमें अर्जिनिन नॉन वर्किंग है या डिफेक्टिव है, ठीक है, ओके। उससे फिर उसके बाद आप देयरफॉर नीड अर्जिनिन टू ग्रो, तो ऑब्वियसली रेसिपिएंट सेल को अर्जिनिन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो फिर देन वी विल बी प्लेटिंग दिस इन अर्जिनिन डेफिशिएंट मीडियम, ठीक है, मिनिमल मीडियम बोल सकते हैं, ये मिनिमल मीडियम तो नहीं बोलेंगे बट ये बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि सेलेक्टिव मीडियम, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा,
आप उसको जब ग्रो करेंगे तो जो सेल्स मिलेंगे इट विल हैव फंक्शनल, जो भी आपका रेसिपिएंट सेल में जो आर्जिनिन विदाउट आर्जिनिन भी ग्रो कर रहा है, दीज सेल हैव फंक्शनल आर्जिनिन, उसमें वो जीनो आपका जो इधर जीनोमिक लाइब्रेरी है उसमें आर्जिनिन आ चुका है, ठीक है। ओके, सो इसमें क्या है, आर्जिनिन 1 जीन इज सेड टू ओवरकम द फंक्शनल डिफेक्ट ऑफ आर्जिनिन 1 म्यूटेशन बाय कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट म्यूटेशन। तो बेसिकली प्लाज्मिड में जो फंक्शनल जीन था उसने जीनोमिक जीनोम में जो नॉन फंक्शनल या डिफेक्टिव जीन था उसको कॉम्प्लीमेंटेशन के थ्रू ओवरकम कर दिया, ठीक। ओके, फिर नेक्स्ट है अच्छा, इसके बाद वी विल स्टॉप इधर तक, ठीक है, इसके बाद वी विल स्टॉप, ठीक है, क्योंकि उसके बाद आपका सदर्न ब्लॉट एंड नॉर्दर्न ब्लॉट आ जाता है, तो वो बाद में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर आज ही करना, ठीक है। या सो इसमें अभी हम लोग आ रहे हैं cDNA प्रोब्स के बारे में। आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक DNA सीक्वेंसेस इन लाइब्रेरीज यूजिंग हेट्रोलोगस प्रोब्स। ओके, सो हेट्रोलोगस प्रोब्स, तो होमोलोगस क्या होता है, होमोलोगस मतलब सेम सेम ऑर्गेनिज्म से उठाया हुआ जीन, ठीक है। व्हाट यू मीन बाय हेट्रोलोगस प्रोब्स, देखते हैं। तो cDNA probes can be used to identify and isolate specific genes। तो cDNA से हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर जीन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, राइट। एंड लार्ज नंबर ऑफ जीन हैव बीन क्लोन फ्रॉम बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। बहुत सारे जीन्स हम लोगों ने क्लोन किए हुए प्रोकैरियोट से और यूकैरियोट से। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक जीन इन जीनोमिक लाइब्रेरी। इससे हम लोग स्पेसिफिक जीन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओके। तो इसमें क्या बोला है, अ माउस probe could be used to probe a ह्यूमन जीनोम लाइब्रेरी। इस ऐसे प्रोब्स को बोला जाता है हेट्रोलोगस प्रोब, एंड उसकी इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है गुड डिग्री ऑफ होमोलॉजी। ओके, समझ में आ रहा है कि ऊपर से आ रहा है, बता दो मुझे, रिपीट करूं? समझ में आ रहा है कि ऊपर से आ रहा है, रिपीट बोलो, अगर चाहिए तो वापस मैं रिपीट कर दूं, ठीक है। तो मैं रिपीट कर देता हूँ। ओके, सो इसमें क्या हो रहा है, देखो आप एक मिनट, हाँ, जैसे आपने ह्यूमन का डीएनए लिया, ठीक है, उसका लाइब्रेरी जनरेट किया, ठीक है, क्रोमोसोम लाइब्रेरी और जेनोमिक लाइब्रेरी व्हाटएवर। ओके, यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग अ पर्टिकुलर जीन, जैसे फॉर एग्जांपल आप यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग डीएनए पॉलीमरेज का जीन, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज क्यों ले रहा हूँ या आरएनए पॉलीमरेज क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसे जीन्स है, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, या 18S आरएनए, आरडीएनए, बेसिकली आरडीएनए, ओके, मतलब राइबोसोम का डीएनए, ओके। ये सीक्वेंसेस लूंगा, क्यों ये सीक्वेंसेस लूंगा, क्योंकि ये जो सीक्वेंस रहता है, जैसे मैंने काफ़ी पहले लेक्चर में बताया था, ये जीन का ये प्रोटीन्स के नौ ज़बरदस्त फंक्शंस हैं, इनके प्रोटीन्स के ज़बरदस्त फंक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल डीएनए पॉलीमरेज का क्या फंक्शन है, डीएनए को पॉलीमराइज करना, ठीक है। इसमें कुछ गड़बड़ हुआ तो क्या होगा, आपका पूरा का पूरा डीएनए पॉलीमरेज की जो है उसका फंक्शन नॉन फंक्शनल हो जाएगा, एंड आपका जो प्रोटीन सॉरी डीएनए सिंथेसिस बंद हो जाएगा, ऑब्वियसली फिर वो सेल मारे जाएंगे, ओके। वैसे ही 18S का भी फंक्शन है, इट फंक्शन इन राइबोसोम आपका ट्रांसलेशन में, ओके। तो इधर क्या है, जो पॉलीमरेज है, ये 18S आरडीएनए है, राइबोसोमल डीएनए। तो ये क्या है, ये इनके कुछ जीन्स है जो कि आर कंजर्व्ड इन नेचर, ठीक है, कंजर्व्ड है, क्योंकि इसमें अगर ज़्यादा चेंजेस आते हैं तो कुछ थोड़े भी चेंजेस आते हैं तो क्या हो जाएगा, जो प्रोटीन का फंक्शन रुक जाएगा। और कुछ होते हैं वेरिएबल रीजन्स, ठीक है।
वेरिएबल रीजन्स या हाइपर वेरिएबल रीजन्स भी बोला जाता है 18SRR में। तो ये काफ़ी ज़्यादा म्यूटेट करता है, बट इधर म्यूटेशन नहीं होता। ओके, तो ये कंजर्व्ड रह जाते एंड दिस विल रिमेन वेरिएबल। तो हम लोग ये ऐसे तो जैसे फॉर एग्जांपल आई वांट टू फाइंड ह्यूमन डीएनए पॉलीमरेज का जीन, ठीक है, वो इधर हो सकता है। ओके, इतने क्रोमोसोम में, ठीक है, इतने लाइब्रेरी में। तो मैं क्या करूँगा, इफ़ आई नो अबाउट एंड आई वांट टू से सी इफ होमोलॉजी वर्क्स ऑन नॉट, तो मैं क्या करूँगा, माउस का डीएनए, अगर माउस का मुझे पता है ज़्यादातर उनके डीएनए के फंक्शंस पता है, क्योंकि उस पर सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एंड 98% सिमिलरिटी है माउस एंड ह्यूमंस के बीच में। ओके, ओके, सो इसके बहुत सारे जीन्स में काम किया गया, इंक्लूडिंग डीएनए पॉलीमरेज। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका डीएनए पॉलीमरेज जीन ले लूँगा, इसको मैं एज अ प्रोब बना दूंगा, ठीक है, प्रोब बना दूंगा। ओके, एंड प्रोब मतलब इसमें लेबल प्रोब बना दूंगा, इसको सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करूंगा ऑब्वियसली, एंड फिर मैं इधर इस ये प्रोब्स को इधर इसके साथ इंक्यूबेट कर दूंगा, ठीक है, पूरा जीनोमिक लाइब्रेरी के साथ। ओके, अभी ये क्या होगा, ये प्रोब क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज के लिए तो ज़्यादातर बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंड 18SR डीएनए, उसमें जो रीजन्स है वो कंजर्व रहते हैं, क्रिटिकल रीजन्स रहते हैं वो कंजर्व रहते हैं। सो दिस प्रोब विल बाइंड टू ह्यूमन डीएनए पॉलीमरेज का जीन, वो भी सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। ओके, तो ये इधर बाइंड करेगा। ओके, और फिर आई कैन डिटेक्ट बाई रेडियो ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है, तो ऑडियो ऑटो रेडियोग्राम जनरेट मिलेगा, और ये स्पॉट पे मैं बोल सकता हूँ कि हाँ ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट या इधर है, ठीक है। तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम यूजिंग अनदर एनिमल का या दूसरे स्पीशीज का प्रोब ले रहा हूँ, ठीक है, उस जीन ले रहा हूँ, उसके मुझे पूरा इसके जीन के बारे में पता है, और मैं उसको प्रोब कर रहा हूँ अनदर स्पीशीज के बारे में, ठीक है, तो इधर जैसे ह्यूमन के बारे में, ठीक है। तो ये माउस का प्रोब लिया और मैंने यूज़ किया, यूटिलाइज किया है फाइंडिंग आउट ह्यूमन जीनोम, ठीक है, ह्यूमन जीन, तो इसको बोलते हैं हेट्रोलोगस प्रोब, ठीक है, इसको बोलते हैं हेट्रोलोगस प्रोब, क्योंकि मैंने ह्यूमन से ह्यूमन का डीएनए नहीं फाइंड आउट कर रहा हूँ, मैं माउस का डीएनए ले रहा हूँ और उससे हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं ह्यूमन का डीएनए, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज हेट्रोलोगस प्रोब। ओके, अभी इसमें क्या है, जितना ज़्यादा सिमिलैरिटी रहेगा, जितना ज़्यादा कंजर्व्ड रीजन्स रहेंगे, उतने अच्छे से बाइंड करेगा प्रोब, और जितने डिसिमिलर सीक्वेंसेस रहेंगे फिर वो बाइंड नहीं कर पाएगा, सिंपल। तो माउस एंड ह्यूमंस का एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि ये 98% सिमिलरिटी है, एंड ज़्यादातर जो एक्सपेरिमेंट्स है वो हम लोग माउस में करते हैं। ओके, अगर आप फ्रूट फ्लाई का ले लोगे डीएनए, तो उसमें क्या होगा, आपका मैचिंग प्रॉपर नहीं रहेगा, ठीक है, तो हो सकता है उधर उतना अच्छे से बाइंड ना करे डीएनए प्रो ह्यूमन के डीएनए पॉलीमरेज से, ठीक है। ओके, सो ये मेथड को बोला जाता है ये प्रोब्स को बोला जाता है हेट्रोलोगस प्रोब्स, एंड इधर भी आपको जितना ज़्यादा सीक्वेंस सिमिलरिटी है उसको बोलते हैं होमोलॉजी, जितना ज़्यादा सीक्वेंस की सिमिलरिटी रहेगी या होमोलॉजी रहेगी दो बिटवीन टू जीन्स, उतना अच्छे से प्रोब बाइंड करेगा, ठीक है। होमोलॉजी मतलब सिमिलरिटी, ठीक है, होमो मतलब सेम। ओके, तो जीन्स में जितना ज़्यादा सिमिलरिटी रहेगी उसको वो उतना अच्छे से बाइंड करेगा। तो हम लोग वही जीन्स ले रहे जो कि कंजर्व, ज़्यादातर उनके फंक्शंस चेंज नहीं हुए, उनके जो फंक्शन है वो कंजर्व्ड है एंड क्रिटिकल, ठीक है। ओके, समझा कि ऊपर से क्या, बता दो। बढ़िया।
ठीक है, नेक्स्ट है। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग जीन्स और cDNA इन लाइब्रेरी यूजिंग ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। सो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्रोब्स क्या होते हैं? इट इज नथिंग बट बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि ये सिंथेसाइज किया जाता है, ठीक है, सिंथेसाइज किया जाता है, ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स को सिंथेसाइज किया जाता है, मतलब मैं इसको एक एक करके न्यूक्लियोटाइड्स सिंथेसाइज कर सकता हूँ एंड टेक्स टाइम, ठीक है। ओके, तो मैं इधर डिटरमाइन कर सकता हूँ कि जी के बाद क्या आना चाहिए, सी के बाद क्या आना चाहिए, ठीक है, ए के टी के बाद क्या आना चाहिए, ठीक है, ए के बाद क्या आना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं इधर स्पेसिफिक जो सीक्वेंस है ये है जीन को, प्रोब को जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ईच एंड एवरी सीक्वेंस इज इधर, क्योंकि इधर मेरे हाथ में नहीं है कि सीक्वेंस को मैं डिटरमाइन कर सकूँ, ठीक है, या सिंथेसाइज कर सकूँ, ये क्योंकि नॉन नेचुरल प्रोब्स है। ये आर्टिफिशियल प्रोब्स बोल सकता हूँ, ये सिंथेटिक प्रोब्स बोल सकता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मैंने खुद बनाया प्रोब्स, खुद, मतलब ये सीक्वेंस मैंने खुद डिसाइड किया और खुद बनाया, ठीक है, यूजिंग मशीन्स और एडवांस टेक्नोलॉजी। ओके, तो इसमें क्या होता है? अ नंबर ऑफ जीन्स हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम लाइब्रेरी बाय यूजिंग सिंथेटिकली मेड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्रोब्स। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड क्यों बोल रहे हैं? ओलिगो मतलब स्मॉल, तो अराउंड 15 to 20 बेस पेयर लॉन्ग के प्रोब्स, ठीक है। इन दिस मेथड एटलीस्ट सम ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस मस्ट बी नोन। ओके, तो अभी इधर हम लोग क्या, रिवर्स जा रहे हैं, ठीक है, रिवर्स जा रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स जा रहे हैं? ठीक है, तो मैं प्रोब डिजाइन कर रहा हूँ, बट किस बेसिस पर डिजाइन कर रहा हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास प्रोटीन है, प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। मैं प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट को सीक्वेंस करता हूँ, ठीक है, जैसे आ गया मिथियोनिन आ गया, ठीक है, फिर आ गया ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। तो मैं इसको सीक्वेंस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? AUG, ठीक है, मिथियोनिन के लिए एक ही टाइप के कोडॉन है ना। फिर इधर मुझे मिलेगा, जैसे फिर ल्यूसिन मिल गया, फिर आर्जिनिन मिल गया, फिर ट्रिप्टोफैन मिल गया, फिर टायरोसिन मिल गया, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। ओके, तो मिथियोनिन का ठीक है, AUG है, बट बाकी ल्यूसिन, आर्जिनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, इनके कोडॉन्स हम लोग को डिटरमाइन करने पड़ेंगे। हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अमाइनो एसिड से डिटरमाइन कर रहे हैं कि DNA सीक्वेंस क्या होगा, ये RNA सीक्वेंस क्या होगा। फिर RNA सीक्वेंस से हम लोग पता लगेंगे कि DNA सीक्वेंस कौन सा होगा। समझ रहे? इधर हम लोग उल्टा जा रहे हैं, इधर हम लोग उल्टा जा रहे हैं। तो इधर क्या कर रहे हैं, पहले प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट को सीक्वेंस कर रहे हैं, या कुछ अमाइनो एसिड उनके पता होने चाहिए, ओके। उससे हम लोग पता लगाएंगे कि उनके एक्चुअली कोडॉन्स कौन से हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली इधर जब कोडॉन्स की बात करें तो खाली ये आइडिया समझ लो कि हम लोग प्रोटीन सीक्वेंस निकाल रहे, उससे हम लोग को RNA के सीक्वेंस के बारे में पता चलेगा, उससे हम लोग को DNA सीक्वेंस के बारे में कुछ आइडिया मिल सकता है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटीन का सीक्वेंस निकाल के हम लोग DNA पता लगा रहे हैं कि किधर है, ये DNA किधर है, ठीक है। अननोन प्रोटीन है, उसका mRNA का सीक्वेंस पहले प्रोटीन का सीक्वेंस निकाल रहे हैं, फिर RNA का निकाल रहे हैं, फिर DNA का निकाल रहे हैं। ऑब्वियसली एक बार RNA का पता चल गया तो DNA का पता चल जाता है, बट उसमें भी इंट्रॉन्स को भी देखना पड़ता है, तो इंट्रॉन्स निकल जाता है तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाए। ओके, सो इधर काफ़ी ज़्यादा ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशन आता है इधर। क्यों इधर आ रहा? एक बार चलो प्रोटीन का सीक्वेंस निकल भी जाता, आप mRNA का सीक्वेंस कैसे पता लगाओगे? क्योंकि इधर कोडॉन्स, हम याद है कोडॉन्स क्या है? तो मिथियोनिन एंड एक और अमाइनो एसिड के लिए खाली एक ही कोडॉन है, बाकी सारे अमाइनो एसिड के लिए देयर आर मल्टीपल कोडॉन, 6 कोडॉन्स तक रहेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ल्यूसिन के लिए अगर 6 कोडॉन्स है, तो AUG और ये इधर ऐसे 6 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स बन जाएंगे, तो आपको इसमें से चूज करना पड़ेगा कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड होना चाहिए, ठीक है।
फिर इसका अलग, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, जैसे 1 into 6 into 3 into 4 into, तो उतने सारे आपको जीन्स प्रोब्स बनाने पड़ेंगे, और जो बेस्ट फिट प्रोब रहेगा वही यूटिलाइज करना पड़ेगा, है ना। तो 6 जैसे 6 4 24 into 3 देख लो कितना हो गया। ओके, तो ये 72 प्रोब्स खाली आपके चार अमाइनो एसिड से बन गए, 72 टाइप्स के प्रोब। अब उसमें से भी आपको बेस्ट प्रोब ही यूटिलाइज करना पड़ेगा, एक ही प्रोब यूटिलाइज करोगे, सारे प्रोब यूटिलाइज करोगे तो सबको जाके बाइंड करना चालू करें, ठीक है। तो इधर क्या है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, पहले आपको प्रोटीन का सीक्वेंस निकालना है, फिर mRNA का सीक्वेंस डिटरमाइन करना है, उसमें भी आपको, क्योंकि ये क्या होता है, वॉबलिंग होता है ना, वॉबलिंग या डीजनरेसी ऑफ कोड, आपको अगर पता है कि एक अमाइनो एसिड कैन बी कोडेड बाय डिफरेंट कोडॉन्स, तो इधर क्या कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, आपको कोडॉन्स डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कौन सा कोडॉन ज़्यादा यूटिलाइज होता है, कौन सा कोडॉन्स विल बी देयर इन दैट सीक्वेंस, वो डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो उसमें आपको उस हिसाब से फिर आपको प्रूफ्स जनरेट करने पड़ेंगे, प्रूफ्स जनरेट करने के बाद आपको फिर डबल स्टैंडर्ड या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ वो प्रोब को बाइंड करना पड़ेगा, तब जाके वो जीनोमिक लाइब्रेरी में कहीं जाके मिल जाएगा, ठीक है। और उसमें भी इंट्रॉन्स है, तो आपको वो भी देखना पड़ेगा, इंट्रॉन्स का भी आपको देखना पड़ेगा कि इंट्रॉन्स का क्या है फंडा, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। तो इसमें क्या हो रहा है, फिर से देख लेते हैं, प्रोटीन इनकोड, प्रोटीन का सीक्वेंस पता चल रहा है, ओके। एंड फिर उससे आपको पता लगाना है आपको mRNA का सीक्वेंस, ठीक है। और इधर आपका जेनेटिक कोड, क्योंकि यूनिवर्सल है, उसमें 20 अमाइनो एसिड्स हैं, ओके। एंड उसमें डीजेनरेसी आ जाती है, जिसमें 6 डिफरेंट कोडॉन्स कैन बी यूज टू स्पेसिफाई अ गिवन अमाइनो एसिड, मतलब एक अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए देयर कैन बी 6 डिफरेंट कोडॉन्स। तो उधर क्या हो जाता है, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स बनाते बनाते वाट लग सकता है, ठीक है, ओके। तो जो टारगेट अमाइनो एसिड है उसका सीक्वेंस आपको निकालना है, एंड उससे आपको डीएनए का सीक्वेंस गेस करना है कि ये हो सकता है ना। जैसे हम लोगों ने इधर देखा, इधर क्या देखा था कि एक खाली 4 अमाइनो एसिड के लिए देर कैन बी 24 नहीं 72 डिफरेंट प्रूफ्स, खाली 4 अमाइनो एसिड से। अभी सोचो 20 अमाइनो एसिड ले लिया तो व्हाट लगेगा, सिंपल। तो हम लोग को इधर गेस वर्क करना है, बहुत ज्यादा गेस वर्क करना है कि बेस्ट कोडॉन्स कौन सा यूज करेंगे, 6 में से एक ही कोडॉन को यूटिलाइज करेंगे, आर्जिनिन के लिए भी एक ही यूटिलाइज करेंगे, ट्रिप्टोफैन के लिए भी एक बेस्ट फिट कोडॉन यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। इस हिसाब से इसको बोलते हैं गेस वर्क ज्यादा है, और गेस से हम लोग प्रूफ्स बना रहे हैं गेस वर्क से, ठीक है। तो इसको गेसोमर्स भी बोला जाता है, क्योंकि हम लोग सोच के बना रहे हैं कि मतलब हाँ ये सोच रहे हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, गेस करने से हम लोग प्राइमर्स बना रहे हैं, इसको गेसमर्स बोल सकते हैं, गेसमर्स, ठीक है। दिस मिक्स्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, अभी हो सकता है कि मुझे एक से ज़्यादा ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स रखना पड़े, क्योंकि गेस वर्क की, उसको लेबल करते हैं, एंड इट इज़ यूज्ड एज प्रोब टू सर्च लाइब्रेरी, लाइब्रेरी अक्रॉस लाइब्रेरीज मुझे सर्च करना पड़े, ठीक है। ये हमारा गेस है कि प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि एक ना एक प्रोब तो वर्क करेगा, एंड इट विल बाइंड टू जीन ऑफ इंटरेस्ट या सीडीएनए ऑफ इंटरेस्ट। तो सीडीएनए लाइब्रेरी मेरे को इधर, ज़्यादातर मैं सीडीएनए लाइब्रेरी खोजूंगा, क्योंकि उसमें इंट्रॉन्स नहीं रहते, ऑब्वियसली प्रोटीन्स में भी जो होता है वो इंट्रॉन्स नहीं रहते हैं, वो एलिमिनेट हो जाते हैं, राइट, ओके। इधर प्रोब इज रेडियो एक्टिवली लेबल्ड, आप रेडियो एक्टिव ऑटो रेडियोग्राफी करोगे, ओके। एंड अगर नॉन रेडियो एक्टिव लेबल है, तो जैसे ई एंजाइम है तो कोलोरीमेट्रिकली आप देख सकते हो, ठीक है। ये केमिल्यूमिनेसेंस है तो ऑटो रेडियोग्राफी आ सकता है, ओके। उसमें भी आप लेजर डिटेक्शन मेथड यूज यूटिलाइज कर सकते हो, जाने दो, ओके। ये जो हम लोगों ने देखा गैस मर्स यूज कर रहे, तो ये ज़्यादातर सक्सेसफुल नहीं रहते, कि इसमें गैस वर्क ज़्यादा रहता है, ठीक है, ओके। बट बट oligonucleotide based library sequence have been extremely fruitful, बट गेस वर्क से भी कहीं कहीं
कुछ सही काम भी हुआ है एंड काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस भी है. ओके. अब in next lecture we will be covering southern blotting and northern blotting. ठीक है. Yes.